नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है सबके। शुरू कर दी पढ़ाई लिखाई। तो देखो, उसी के साथ आपका सहयोग करने के लिए मैं हाजिर हूँ। और हम कॉम्प्लेक्स की अगली क्लास लेके आ रहे हैं। लेक्चर नंबर कितना है? 5। ठीक है, 4 क्लासें पहले हो चुकी। भाई जब सारी क्लासें पूरी देखोगे तभी अगली क्लास पूरी समझ में आएगी। बार बार कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये तो हमने पढ़ लिया होगा, फिर पढ़ लिया होगा तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा एक बार, तो साथ साथ रिवीजन कर लीजिए, वीडियो देखिए, है ना। और जिन बच्चों को नहीं मालूम चल रहा और यूनिवर्सिटी के हैं, एग्ज़ाम सबके होने हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में, लाइक कीजिए। और इसी प्यार की मुझे ज़रूरत है, वो आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं, फिर भी और दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जो लेके आ रहे हैं अगली क्लास में, हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम, एक शब्द है विश्लेषिक फलन। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? विश्लेषिक फलन, या इसको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन, या इसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन। ध्यान से समझना सवाल को, पूरी बुक में काम आएगा ये सब। विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि एक एकमानी फलन क्या होना चाहिए आपके पास? एक एकमानी या सिंगल वैल्यूड फंक्शन। कल बताए थे पिछली क्लास में, एकमानी और बहुमानी फलन। एक एकमानी फलन जो किसी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र दे रखा है, क्षेत्र या डोमेन कहते हैं इसको, किससे लिखते हैं? डी से। एक एकमानी फलन जो किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लिए, क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लिए या क्षेत्र के सभी बिंदुओं के लिए क्या हो? परिभाषित भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तो देखो कैसे याद रखनी इस चीज़ को कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्षेत्र, कोई भी रीजन दे रखा है, इसके जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी मान हैं, ये सारे जितने भी डॉट डॉट लगाए, ये मान है किसी ने, कोई ना कोई, इन सभी वैल्यू के लिए एक फंक्शन एफ जेड है। इसमें इनमें से चाहे कोई सी वैल्यू रखे, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए आपके पास। और परिभाषित या डिफाइन के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? अवकलनीय या क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए, और डिफाइन के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल। तब उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? विश्लेषिक फलन कहते हैं। तो एक एकमानी फलन जो क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु के लिए, क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु के लिए, क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु के लिए क्या हो आपके पास? परिभाषित। क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु के लिए क्या हो? परिभाषित, और साथ साथ में क्या हो? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल हो। तब वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? विश्लेषिक या एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेके चलूँ, एफ जेड इक्वल टू, ये है जैसे मेरे पास 1/z-1, ठीक है। अब इसके अंदर अवकलनीय तो होता है, हम जानते हैं 1 का अवकलज या डेरिवेटिव तो होगा, लेकिन परिभाषित होना चाहिए सारे मानों के लिए। z का कोई भी मान हो सकता है। अब z बराबर अगर 1 रख दूँ तो ये हो गया 1 - 1, कितना रिजल्ट बन गया आपके पास? 0। तो नीचे 0 आ गया, 1/0, तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। अब परिभाषित हुआ क्या? नहीं हुआ प्यारे बच्चों। तो ये z बराबर अगर 1 को शामिल कर लूँ तो ये फलन या फंक्शन परिभाषित नहीं है। और अगर मैं ये लिख दूँ z≠1, कि इसको छोड़ दें, इसके अलावा, कि z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं लेनी है, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, तो ये फंक्शन सभी जगह परिभाषित है, वैल्यू आएगी इसकी। और परिभाषित के साथ साथ हम दिख रहा है कि क्या होगा? अवकलन या डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? विश्लेषिक। कब होगा? जब ये दोगे कि z बराबर 1 न लेके चलो तब। और अगर ये नहीं लिखा तो फिर विश्लेषिक नहीं होगा, क्योंकि 1 - 1 नीचे 0 बन जाएगा। 0 बनते ही फिर क्या नहीं होगा? परिभाषित नहीं होगा। तो बात समझ में आई होगी कि एक फलन या फंक्शन जो किसी भी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लिए परिभाषित और क्या होना चाहिए? अवकलनीय, उस फलन या फंक्शन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें एक कोशी-रीमान सूत्र काम आते हैं, जिनको कोशी-रीमान फॉर्मूला कहते हैं। थ्योरम के रूप में उनको प्रूफ करेंगे अपन। इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में। तो देखिए, कोई भी फलन फंक्शन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए, एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन टू एनालिटिक फॉर ए फंक्शन। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम का कथन या स्टेटमेंट देखिए प्यारे बच्चों, फिर प्रूफ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक बार सीख गए थ्योरम, दूर से डर लगता है कि पता नहीं क्या है इस थ्योरम में, एक बार सीख जाओगे तो फिर परमानेंट हो जाएगा काम, ठीक है। थ्योरम में रहता है अपने पास कि एक फलन या फंक्शन एफ जेड, फलन या फंक्शन
फलन या फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। पहले ही बता चुका कि कोई भी समीसर फलन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आयोटा वाला और एक कौन सा पार्ट, बिना आयोटा वाला। के किसी प्रांत के किसी क्षेत्र डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक या नेसेसरी कंडीशन है कि होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन कि कब विश्लेषिक होगा, कि u तथा v दो पार्ट हैं इसमें, u एक्स वाई और v एक्स वाई, कि u तथा v कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करें, u तथा v कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करें। अब कौशी-रीमान समीकरण क्या होते हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। कौशी-रीमान समीकरण का मतलब होता है कि अर्थात या दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, एक तो ही होता है। दूसरा, इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो निशान माइनस का आ जाता है। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और निशान किसका आ गया, माइनस का। ठीक है, तो फलन या फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी क्षेत्र डी में विश्लेषिक होने के लिए कि फंक्शन एनालिटिक होगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो दो पार्ट हैं u और v, ये दोनों कौशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट या सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब कौशी-रीमान इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, विश्लेषिक होने के लिए विश्लेषिक दे रखा है। अभी मैंने परिभाषा पढ़ी, विश्लेषिक का मतलब क्या होता है कि वो फलन या फंक्शन परिभाषित होगा और क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा। तो हम मान के चलेंगे एक फंक्शन होगा और फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा, और परिभाषित के साथ क्या होगा, अवकलनीय। तो किसका फॉर्मूला काम में ले सकता हूँ मैं, अवकलनीय डिफरेंशिएबिलिटी के दो फॉर्मूले सीखे, उनमें से पहला फॉर्मूला काम में लेंगे क्योंकि सब बिंदुओं की बात हो रही है, और उसको काम में लेते हुए आपको दो फॉर्मूले प्रूव करने, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा है डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। बात समझ में आ गई। तो थ्योरम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या तो दिया हुआ और क्या करना है। बार बार कह रहा हूँ कि जब तक दो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जब तक किसी भी थ्योरम में दो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि हमें एक तो क्या तो दिया हुआ है और क्या करना है, और दिए हुए से हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ मेरे को दे रखा विश्लेषिक का मतलब परिभाषित है, डिफाइन मान लेंगे फंक्शन को, और उसका क्या काम में ले सकते हैं, अवकलनीय भी होगा तो डिफरेंशिएबल काम में ले सकते हैं उसको, और ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। बहुत आसान प्रूफ है। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, एक फंक्शन जो किसी क्षेत्र में परिभाषित है और अवकलनीय है। तो हम मान के चलेंगे, माना कि एक फलन, कंसिडर ए फंक्शन, माना कि एक फलन एफ जेड इज इक्वल टू, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है या पूरा लिख लो, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसी क्षेत्र डी में विश्लेषिक, किसी क्षेत्र डी में विश्लेषिक है, ये दे रखा है थ्योरम में। अब विश्लेषिक या एनालिटिक दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन आपके पास, फंक्शन इज एनालिटिक। तो विश्लेषिक या एनालिटिक है, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश जेड परिमित रूप से विद्यमान, भाई अवकलनीय होगा तो एफ डैश जेड परिमित रूप से विद्यमान, एफ डैश जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली, परिमित रूप से विद्यमान है। अब परिमित रूप से विद्यमान है तो अवकलनीयता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस। देख एक चीज़ लिंक है बेटा, विश्लेषिक दे रखा है, परिभाषित होगा और अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा तो अवकलनीयता की परिभाषा लगा सकते हैं। अब अवकलनीयता की परिभाषा लगाएंगे तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास, वही फॉर्मूला होगा कि कोई भी z बिलोंग्स टू d, कोई भी बिंदु इस क्षेत्र में होना चाहिए के लिए क्या होगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना होगा 0, एफ ऑफ जेड प्लस कितना होगा डेल्टा जेड, माइनस कितना होगा एफ ऑफ जेड अपॉन कितना होगा डेल्टा जेड। अब ये परिमित रूप से विद्यमान है
ये जो लिखा है ये परिमित और अद्वितीय रूप से क्या है, विद्यमान। क्यों विद्यमान है? क्योंकि थ्योरम में दे रखा विश्लेषिक, और विश्लेषिक है, और विश्लेषिक होने का मतलब क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो आगे लिखें जो परिमित रूप से, परिमित तथा अद्वितीय रूप में विद्यमान है, जो परिमित तथा फाइनाइट और अद्वितीय विद्यमान है। ठीक है। अब डेल्टा जेड टेंस टू 0 इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के देखो दो तरीके हैं, यहाँ दो केस लेके चलने पड़ेंगे। एक तो ये लिमिट जो 0 की ओर अग्रसर होगी ये वास्तविक x के अनुदिश हो सकती है, और एक बार किसके अनुदिश हो सकती है, काल्पनिक x के अनुदिश। क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक करेंगे जब दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो z तभी तो x प्लस कितना आएगा, आयोटा y। ठीक है। और हम बात किस में करनी है, u और v किसके फंक्शन होते हैं, x y के। तो x y में रिजल्ट चाहिए, इसलिए z में कैलकुलेशन ना करके इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, वास्तविक और काल्पनिक, और जैसे ही वास्तविक काल्पनिक तोड़ेंगे तो किस में टूट जाएगा, x और y में। ठीक है। तो यहाँ कितने केस लेके चलेंगे, हम दो केस लेके चलेंगे। ठीक है। तो देखो लिख लिया होगा सबने, एक बार नोट कर लीजिए, थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिए। विश्लेषिक दिया हुआ था, जो विश्लेषिक होता है वो परिभाषित होगा और क्या होगा, अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा। अब अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनता की परिभाषा लगा दी, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अवकलनीय होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट और क्या होगी, यूनिक होगी आपके पास। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए कितने केस लेके चलेंगे, दो। देखो एक एक केस पे बात करते हैं, एक समझ लो, दूसरा उसी से सोल्व कर दूंगा मैं। तो एक लाइन लिख दीजिए इसमें कि यहाँ दो स्थितियाँ हैं, यहाँ दो स्थितियाँ हैं, इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए कितनी स्थितियाँ हैं, दो स्थितियाँ। एक नंबर दे दो इसको इक्वेशन, यहाँ दो स्थितियाँ हैं, देयर आर 2 केसेस। ठीक है। अब देखिए स्थिति फर्स्ट या पहले किसकी बात करेंगे हम, केस फर्स्ट की। किसकी बात करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, केस फर्स्ट की। ठीक है। केस फर्स्ट में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपके पास, ये शून्य की ओर अग्रसर होगा। एक बार तो हम कह देंगे कि वास्तविक x के अनुदिश होगा, और एक बार हम कह देंगे कि कौन से x के अनुदिश होगा, काल्पनिक x के अनुदिश होगा। ठीक है। तो एक बार मान के चलेंगे, माना कि ये कंसीडर f ऑफ z प्लस कितना हुआ, डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। कौन से x के अनुदिश लेके चलूंगा, एक बार वास्तविक के अनुदिश, और एक बार क्या होगा, काल्पनिक के अनुदिश में डेल्टा z वास्तविक x के अनुदिश, या अलोंग रियल एक्सिस वास्तविक x के अनुदिश शून्य की ओर, वास्तविक x के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर है। ठीक है। एक बार इसकी बात करेंगे और एक बार किसकी बात करेंगे, काल्पनिक की। ठीक है। जब वास्तविक की बात करूंगा तो देखो डेल्टा जेड अभी बताया था, डेल्टा जेड में दो पार्ट होते हैं, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो वास्तविक की बात करेंगे तो सिर्फ डेल्टा एक्स ही होगा। तो डेल्टा जेड किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स के, और जो डेल्टा वाई था वो नहीं होगा। नहीं होने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है। अब आ जाओ, हमें तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है, देखो क्या करें, इसको कह दो चाहे इसको कह दो, एक ही बात है। अब या ना हो, हम लेके चलेंगे एफ ऑफ जेड प्लस कितना, डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन कितना, डेल्टा जेड। एक बार लिमिट बाद में लगा दूंगा, एक बार पहले सोल्व कीजिए। पहले फंक्शन लिखिए एफ जेड। एफ जेड तो सवाल में दे रखा है हमको, यू एक्स वाई प्लस आयोटा कितना है, वी एक्स वाई। अब है जेड प्लस कितना, डेल्टा जेड। तो जेड प्लस डेल्टा जेड देखो क्या होता है, जैसे एफ जेड कितना होता है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा कितना होता है, वी एक्स वाई। ठीक है प्यारे बच्चों। वैसे ही अगर z होता तो ये होता। अब z प्लस कितना है, डेल्टा z। तो x प्लस कितना होगा, डेल्टा x, और y प्लस कितना होगा, डेल्टा y, और प्लस आयोटा ये हो गया v x प्लस कितना होगा, डेल्टा x, और y प्लस कितना होगा, डेल्टा y। ठीक है। माइनस एफ जेड तो सवाल में दे रखा है यू एक्स वाई, और क्या दे रखा है, प्लस आयोटा कितना दे रखा है आपको, वी एक्स वाई, यही तो दे रखा है। और नीचे एक बार समझिए, फिर बात करता हूँ कि इसमें समझने की चीज़ क्या है। नीचे दे रखा है डेल्टा जेड। डेल्टा जेड का मतलब कितना होता है, डेल्टा एक्स प्लस कितना होता है, आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऊपर देखो, पूरा एक साथ सोल्व नहीं होगा, हम किसके अनुदिश सोल्व कर रहे हैं, वास्तविक एक्स के अनुदिश सोल्व कर रहे हैं। वास्तविक एक्स में डेल्टा वाई नहीं आता तो वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसा कैसे आएगा, क्योंकि वास्तविक की बात कर रहा हूँ रियल एक्सिस की। वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और नहीं यहाँ ये परिवर्तन होगा, तो ये बना आपके पास। ठीक है।
अब मेरे को तो पूरा चाहिए तो लिमिट ले सकते हैं आप इसके, लिमिट या अगले स्टेप में लिमिट लगा देंगे, लिमिट की तो लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, कहीं लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, समझ में आ गई होगी बात भी सबको। अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स में बार बार कहता हूँ मैं कि सोल्व वही करना होता है, कॉम्प्लेक्स में कोई ज़्यादा जोड़ना घटाना नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में आयोटा आयोटा वाले एक जगह, बिना आयोटा वाले एक जगह, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये हो गया आपके पास यू एक्स प्लस कितना हुआ डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस कितना हो गया यू एक्स वाई, ठीक है। नीचे भाग किसका लग रहा है, डेल्टा एक्स का। यहाँ से देखिए आयोटा इसका भी कॉमन आ गया, उसका भी कॉमन आ गया, ये हो गया वी एक्स प्लस कितना हुआ डेल्टा एक्स कॉमा वाई और माइनस कितना हो गया वी एक्स वाई और अपॉन कितना हुआ आपके पास डेल्टा एक्स, यही बना। और ये है ही मेरे पास एफ जेड प्लस कितना डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड और अपॉन कितना हुआ डेल्टा जेड, ठीक है। अब लिमिट लगा लो दोनों तरफ, इधर तो आ जाएगी लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना 0। अब इधर जेड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स का काम है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि डेल्टा जेड में ही कौन होता है डेल्टा एक्स और कौन होता है डेल्टा वाई, ठीक है। और इसमें भी लिमिट लगा लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब ये तो आप जानते ही हो किसका फॉर्मूला होता है अभी, अरे किसका फॉर्मूला है ये तो एफ डैश जेड का फॉर्मूला है। एफ डैश जेड का मतलब होता है डी एफ अपॉन कितना होता है डी जेड, अरे डी एफ अपॉन कितना है डी जेड। ऐसे देखो ये था जेड प्लस डेल्टा जेड, ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नीचे कितना है डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा जेड। तो जैसे ये डी एफ अपॉन डी जेड का है, फंक्शन एफ था, यहाँ कितना है यू, यहाँ जेड आता था क्योंकि जेड होता था, यहाँ एक्स है तो ये डी यू अपॉन कितना हो गया डी एक्स, ठीक है। प्लस आयोटा ये वी है तो ये वी हो गया आपके पास डी वी, नीचे कितना हो गया डी एक्स। लेकिन u और v दो चीज़ों के फंक्शन है, v x और y के। जब दो एक से ज़्यादा का फंक्शन होता है तो संपूर्ण अवकलज नहीं आता, आंशिक आता है। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया अपने पास इस वाले पार्ट को सोल्व करने से। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। कौन से भाग के अनुदेश चले थे हम, वास्तविक के अनुदेश, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलेंगे हम किसके अनुदेश, काल्पनिक के अनुदेश। तो देखो उसमें क्या होगा वो भी कैलकुलेशन कर लेते। चलो देखिए नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही है, देखो केस सेकंड, रोक के नोट कर लिया करो, केस सेकंड। इस बार वास्तविक की जगह कौन से एक्स के अनुदेश चलूंगा मैं, काल्पनिक एक्स के अनुदेश। किसके अनुदेश चलूंगा, काल्पनिक एक्स के अनुदेश। तो डेल्टा जेड किसके बराबर होगा, आयोटा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, ठीक है। यहाँ बताया था दोनों चीज़ें होती हैं डेल्टा वाई, इस बार x नहीं आएगा, इस बार कितना आएगा डेल्टा y, इस बार x नहीं आएगा, प्लस कितना आएगा आपके पास डेल्टा y, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे इसके अंदर किसकी, कि काल्पनिक x के अनुदेश चलेंगे तो डेल्टा z को तो क्या बदल लिया आयोटा डेल्टा y, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। और डेल्टा x इक्वल टू कितना हो गया 0, यहाँ डेल्टा x आएगा नहीं, यहाँ भी डेल्टा x नहीं आएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा आपके पास आयोटा डेल्टा y, भाई पूरा z तो कितना होता है आप जानते हो, पूरा z कितना होता है डेल्टा x प्लस कितना, अब देखो डेल्टा z होता कितना डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, यही तो बात बताई पूरी। अब इसको अपन यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम कौन से x पे चल रहे हैं, काल्पनिक पे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसमें वही कैलकुलेशन करनी है, मैं पूरी कर देता हूँ दोबारा से। वही का मतलब जो पीछे करके आए हैं, आयोटा वाले एक जगह, बिना आयोटा वाले एक जगह, यही काम करना अपन को। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया आपके पास यू एक्स, ये हो गया यू एक्स कॉमा वाई प्लस कितना हुआ डेल्टा वाई माइनस कितना हुआ यू एक्स वाई और नीचे कितना हो गया आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। इसमें से आयोटा कॉमन आ गया और नीचे वाले आयोटा से क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया वी एक्स वाई प्लस कितना डेल्टा वाई माइनस ये हो गया आपके पास वी एक्स वाई और नीचे कितना हो गया डेल्टा वाई, यही बना। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, इधर से देखें तो ये तो हो गया एफ डैश जेड, लिमिट लगेगी, लिमिट इधर भी लगा दी, इधर भी लिमिट, और वाई में है तो डेल्टा वाई टेंस टू कितना 0 और ये हो गया लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू कितना हुआ 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो बन गया आपके पास u में है परिवर्तन किसके साथ है y के साथ, तो ये तो हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई, नीचे कितना है 1 अपॉन आयोटा, ठीक है। प्लस ये v में परिवर्तन है किसके साथ y के साथ, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ठीक है,
यहाँ से देखिए, इसको तो पहले लिख देता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई बिना आयोटा वाले को। इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करूँगा, आयोटा से। तो ऊपर तो हो गया आयोटा, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो गया -1, तो ये माइनस हो गया। और ये हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई। पीछे इक्वेशन दिया था सेकंड लास्ट वाले को, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद अब क्या करना हमको कि आपको करनी है इक्वेशन सेकंड और थर्ड की तुलना। समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, 2 और 3 की जब तुलना करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी। तो क्या है, डेल यू अपॉन कितना था, डेल एक्स प्लस आयोटा, डेल यू अपॉन कितना था, नहीं डेल वी अपॉन कितना था आपके पास सेकंड, यही तो है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस आयोटा डेल, ये तो v है और ये कितना आपके पास u, तो u अपॉन कितना हो गया y। आयोटा वाले की तुलना आयोटा से, बिना आयोटा वाले की तुलना बिना आयोटा से, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऊपर लिख भी सकते हो यहाँ कि तुलना करने पर ये कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई। एक रिजल्ट तो यह आया आपके पास। दूसरा रिजल्ट कितना आया, दूसरा रिजल्ट आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, आयोटा के साथ माइनस सहित आएगा तो माइनस डेल यू अपॉन कितना डेल वाई। अब माइनस को किधर भी लिख दूँ। ये कौन से समीकरण आ गया आपके पास, कौशी-रीमान समीकरण। तो ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक बार बहुत आसान कंसेप्ट से बताइए मैंने, एक सीख लो, दूसरे में तो बस y प्लस डेल्टा वाई था, एक में x प्लस कितना होता है डेल्टा x। जब डेल्टा y है तो y के सापेक्ष परिवर्तन है, तो u में y के साथ परिवर्तन और v में किसके साथ परिवर्तन, y के साथ। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इस थ्योरम को कंप्लीट करना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पढ़िएगा इसको। बाकी अगली क्लास में बताते हैं। धीरे धीरे एक बार शुरू कर दो काम को, सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। लाइव सेशंस भी अभी लेके आएंगे, तो लाइव सेशंस में और आपसे पूछ के जो भी सवाल डाउट है वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।